हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्टकॉम क्लासेस। मैं हर्ष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास में हमारा संसाधन एवं विकास का दूसरा लेक्चर, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। हम देखेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। लेकिन पढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, मैंने जो जो टॉपिक लिया है वो सभी बोर्ड को कवर करता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि यार ये मेरे एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में आएगा, और चैप्टर इंड होने के बाद ये संसाधन एवं विकास जब हमारा इंड हो जाएगा, फिर मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कैसे उत्तर लिखा जाता है और कैसे कम जानकारी के रहते हुए भी हम एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा प्रश्न के साथ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आपको वीडियो को थोड़ा 720 पे या 1080 पे कर लेना है, ताकि मैं जो भी बोर्ड पर लिख कर लाऊं वो आपको अच्छे से दिखे, आप अच्छे से नोट कर पाएं। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने यही बताया था कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो उसमें लगभग 10 टॉपिक थे, मैंने उसे बताया। और उसमें से एक टॉपिक मैंने करा दिया था, वो था संसाधन। तो हमने संसाधन को थोड़ा सा अच्छे से देखा, जो हमें बचपन से रटवाया गया है कि संसाधन वो है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इससे परे जाकर हमने थोड़ा सा अच्छे से समझा था संसाधन की परिभाषा को, और उदाहरण के साथ समझा था। उदाहरण में मैंने पेट्रोलियम को लिया था, फिर मैंने पेट्रोलियम को दिखाया था कैसे ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और कैसे इसके उपयोग के लिए तकनीकी उपलब्ध है, कैसे सांस्कृतिक रूप से मान्य है, और कैसे आर्थिक रूप से संभाव्य है। तो मैंने थोड़ा सा डीप में परिभाषा बताया था, क्लास 10th के हिसाब से ही बताया था। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन लोग अक्सर सिंपल सा एक परिभाषा बताते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपको डीप में बताया था। तो बात करते हैं हम आज का टॉपिक, संसाधनों का वर्गीकरण। आप लोग बोर हो गए होंगे, क्योंकि इंट्रो जो होता है शुरू का, उससे बहुत लोग बोर होते हैं। तो मैं इसलिए जल्दी से इस पर आ जाता हूँ, संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ सिंपल एक चार्ट बनवाया है, ताकि आप पहले ये चार्ट समझ लें, आगे तब आपको पढ़ने में आसानी होगी। इस चार्ट में मैंने आपको दिखाया कि संसाधनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। तो 4 आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास की अवस्था के आधार पर। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ऊपर ऊपर से मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर हमारा दो है, एक है जैव संसाधन, एक है अजैव संसाधन। याद रखना, ऊपर ऊपर वाली बात मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग गलत भी समझते हैं, क्योंकि आजकल इकोनॉमी भी भारत की ऊपर ऊपर से देखी जा रही है। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन। यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ जैव संसाधन क्या है, लेकिन मैं इसे लिख कर लाऊंगा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद यहाँ पर है समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय मतलब आप बचपन से सुनते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा आधार है स्वामित्व के आधार पर। इसमें 4 प्रकार आ जाते हैं स्वामित्व के आधार पर। एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है सामुदायिक, एक होता है राष्ट्रीय संसाधन, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन सभी को भी हम देखेंगे। उसके बाद है हमारा विकास की अवस्था के आधार पर। विकास की अवस्था के आधार पर भी 4 प्रकार के संसाधन हो जाते हैं। पहला है संभावी, दूसरा है विकसित, तीसरा है भंडार, और चौथा है संचित कोष। तो मुझे उम्मीद है ये संसाधनों का वर्गीकरण जो मैंने बताया, वो आपको थोड़ा सा चार्ट में बताया, आपको इतना तो याद हो गया होगा कि किस आधार पर कितने प्रकार के संसाधन हैं। 4 आधार मैंने बताया, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर। तो इन सभी का जो प्रकार है वो भी मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं उत्पत्ति के आधार पर पहला संसाधन उठाते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन। इसके पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हमें पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पर पहले समाप्यता के आधार पर लिख दिया। तो समाप्यता के आधार पर जो 2 प्रकार के संसाधन हैं, सबसे पहले इन्हीं को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है? जिन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है।
जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त नहीं होते हैं, वही नवीकरणीय संसाधन हो गया। जैसे जल हो गया, भूमि हो गया। जल संसाधन कभी नहीं समाप्त होता, लेकिन फिर भी वो अलग बात है कि जल संसाधन की कमी हमें महसूस हो रही है या महसूस होती है, तो उसका बहुत सारा कारण है, उस तरफ मैं नहीं जा रहा। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। वे संसाधन जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, जो एक बार प्रयोग करने से समाप्त नहीं होते, जैसे भूमि, जल आदि। अब जल कैसे नहीं समाप्त होता, आप यहाँ देखिए, क्योंकि जल चक्र आप जानते होंगे। अगर आप नहीं सुने हैं तो फिर आप यहाँ देखिए, जल चक्र क्या होता है। देखिए, जो नदियां होता है, नदियां, तालाब, झीलें, इन सभी में जल होता है। तो जल का वाष्पीकरण होता है सूर्य के तापमान के कारण। वाष्पीकरण के दौरान संघनन होता है। संघनन की क्रिया के फलस्वरूप उनमें बादल का निर्माण होता है। फिर उसके बाद वर्षण प्राप्त हो जाता है। फिर वर्षण के बाद यही जो वर्षा का जल है, वही नदियों में जाता है, तालाब में जाता है, झीलों में जाता है। फिर सूर्य के तापमान के कारण वाष्पीकरण होता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। इसी को जल चक्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र के कारण जो हमारा जल हो गया, वो नवीकरणीय संसाधन हो जाता है, क्योंकि इसे एक बार प्रयोग करने के बाद हम यह समाप्त नहीं होता है। वो अलग बात है कि जल की हमें कमी महसूस हो रही है वर्तमान समय में। तो अब हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरणीय क्या होगा, नवीकरणीय का जस्ट उल्टा होगा। सिंपल सा नियम है, जिन्हें पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम। एक बात बताइए, आप जब अपने वाहन में, आपके घर पर बाइक होगा, आप अपने बाइक में जो पेट्रोल भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाने के बाद आप गाड़ी उतना यूज कर लेते हैं चलाकर, तो क्या पुनः पेट्रोल को वापस लाया जा सकता है? फिर से पेट्रोल को ऐसा कुछ तकनीकी हो, मान के चलिए कुछ ऐसा तकनीकी हो कि फिर उसी पेट्रोल, जो हमने जला दिया पेट्रोल, वो फिर से वापस आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इसलिए वो जो पेट्रोलियम होता है, जो पेट्रोलियम होता है, वो हो गया अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, यहाँ पर डीजल भी हो सकता है। तो आप इसे याद रखना, नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार के संसाधन होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था चार्ट में। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है, जो जैव मंडल से प्राप्त होता है या जिसमें जीवन व्याप्त है। जो जैव मंडल से प्राप्त होता है या जिसमें जीवन व्याप्त है, वो हो गया जैव संसाधन। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें पूरा प्राणी जगत आ जाएगा। प्राणी जगत में तो जीवन होता ही है। उसके बाद हो जाएगा क्या, दूसरा दूसरा हम ले सकते हैं, जैसे मछली हो गया या मत्स्य जीवन, वो हो गया, पशुधन हो गया। तो ये सब भी रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं। पशुधन में जैसे हम भैंस को ले लें, गाय को ले लें, वो भी हमारे लिए संसाधन है। क्या है, कैसे हैं, वे हमें दूध देती हैं, तो भोजन के रूप में हमें संसाधन उपलब्ध कराती हैं। तो ये हो गया जैव संसाधन, जो जैव मंडल से प्राप्त होता है तथा जिनमें जीवन व्याप्त है। अब हम बात करते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है, जैव संसाधन का ठीक उल्टा होगा। कैसे, अभी आप देखना। जो संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, यहाँ पर जिनमें जीवन व्याप्त था, यहाँ पर जो संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, चट्टाने, धातुएं। अब आप कहेंगे चट्टाने कैसे संसाधन है? भाई, चट्टानों के अंदर खनिज भी पाया जाता है। खनिज भी एक प्रकार का संसाधन होता है। उसके बाद धातुएं का उपयोग तो होता ही है, वो हमारे लिए संसाधन है ही, सोना, चांदी। उसके अलावा भी जो धातुएं हैं, लिथियम हो गया, उसके बाद कोबाल्ट हो गया, ये भी संसाधन है, धातु ही है। तो उसके बाद हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की, तो हमने जैव संसाधन, अजैव संसाधन देख लिया। दोस्तों, अब हम समझते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मैंने यहाँ दो लिखा है, इसके बाद हम वो भी करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को भी। तो बात करते हैं व्यक्तिगत संसाधन क्या है। जिन पर किसी एक व्यक्ति या परिवार का स्वामित्व होता है, जिन पर किसी एक व्यक्ति या परिवार का स्वामित्व होता है, वो हो गया व्यक्तिगत संसाधन।
जैसे अगर हम बात करें, जैसे अपना घर, अपनी कार, निजी खेत। जैसे हो गया अपना घर, अपनी कार, निजी खेत। तो ये व्यक्तिगत या इस पर अपना घर मतलब किसी व्यक्ति का है, किसी विशेष व्यक्ति का है, उसका घर है। अब ये कोई सार्वजनिक तो है नहीं कि कोई भी आकर उसके घर में रहेगा, सिर्फ वो रहेगा। उसके बाद है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, मतलब वे संसाधन जिनका स्वामित्व उपयोग पूरे समुदाय के लिए होता है। वे संसाधन जिनका स्वामित्व उपयोग पूरे समुदाय के लिए होता है, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए। तो वो हो गया हमारा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। इसमें क्या आ जाएगा, गांव का चारागाह आ जाएगा, सार्वजनिक पार्क आ जाएगा, आदि बहुत कुछ ले सकते हैं। जैसे पंचायत भवन आ जाएगा, पंचायत भवन हो गया। और क्या हो सकता है आप सोचिए। तो ये हो गया स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें से पहला व्यक्तिगत, सामुदायिक। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय संसाधन, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का दो और प्रकार। पहला है राष्ट्रीय संसाधन और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके पहले हमने इसी आधार पर देखा व्यक्तिगत संसाधन और दूसरा था सार्वजनिक संसाधन। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की। देखिए राष्ट्रीय संसाधन बहुत ही इजी है। किसी देश की सीमाओं के भीतर मौजूद सभी संसाधन राष्ट्र की संपत्ति माने जाते हैं, भले ही कुछ संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व क्यों न हो। तो कोई भी देश के अंदर, किसी भी देश के सीमा के अंदर जो भी संसाधन है वो राष्ट्र की संसाधन होती है, भले ही उन संसाधनों पर किसी निजी व्यक्ति की स्वामित्व क्यों न हो। तो इसमें आ गया उदाहरण, जैसे रेलवे आ गया, सरकारी भवन आ गया। तो सरकारी भवन में किस जाने से किसी को कोई रोक सकता है? वन्य जीव हो गया, समुद्री संसाधन हो गया, ये सब राष्ट्रीय संसाधन हो गए। उसके बाद अगर हम करें बात अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? जिन पर संचालन और स्वामित्व का आधार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है। तो जिन संसाधनों पर संचालन व स्वामित्व का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्री तटरेखा से 200 किमी के बाद किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है खुले महासागरी पर। किसी भी खुले महासागरी वाले जो जगह है उस पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। उन पर स्वामित्व किसका है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का है। किसका है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का है। और वही हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो मुझे उम्मीद है स्वामित्व के आधार पर चारों संसाधन, जो चारों प्रकार है संसाधनों के, वो आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे, एक लास्ट है विकास की अवस्था के आधार पर संसाधन। विकास की अवस्था के आधार पर संसाधन खत्म हो जाएगा तो हमारा संसाधनों का वर्गीकरण समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विकास की अवस्था के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें से पहला है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, इसके बाद है भंडारण और चौथा है संचित कोष। तो ये चार प्रकार के संसाधन बचे हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पहले संसाधन, जो पहला प्रकार है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सके हैं लेकिन उनकी संभावना है। तो ऐसा संसाधन जो अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है लेकिन उनकी आगे चलकर विकसित होने की संभावना है, उसे कहते हैं संभावी संसाधन। जैसे राजस्थान व गुजरात में सौर ऊर्जा की बहुत संभावना है, सौर ऊर्जा की बहुत संभावना है, लेकिन पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि पूरी तरह से अभी वो विकसित नहीं हो रहे हैं, वो अभी संभावना है उनके विकसित होने का। तो इसे कहते हैं संभावी संसाधन। अब हम बात करते हैं इसी में दूसरे प्रकार के संसाधन, विकसित संसाधन की। तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उनकी उपयोग की मात्रा गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है, उसे कहते हैं विकसित संसाधन। जैसे कोयला खदानों से निकाला जा रहा कोयला, तो कोयला खदानों से निकाला जा रहा जो कोयला है उसकी उपयोग की मात्रा क्या होगी और गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है, इसलिए इसे हम कहेंगे विकसित संसाधन। तो इसलिए इसे हम कहेंगे विकसित संसाधन। तो संभावी संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं लेकिन आगे विकसित होने की संभावना है, संभावी संसाधन। उसके बाद विकसित संसाधन क्या है? जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसके बाद जिनका गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है, वही है विकसित संसाधन। तो उपयोग और मात्रा व गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है, वही है विकसित संसाधन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विकास की अवस्था के आधार पर तीसरे प्रकार के संसाधन, जो है भंडारण, और चौथा है हमारा संचित कोष।
भंडारण क्या है, भंडारण क्या होता है? देखिए, भंडार संसाधन या भंडारण बात एक ही है। पर्यावरण में उपलब्ध ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने की क्षमता हमारे पास है, परंतु उन्हें उपयोग में लाने के लिए आवश्यक तकनीकी अभी उपलब्ध नहीं है। तो भंडार क्या होता है? भंडार संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनकी क्षमता उपयोग करने वाली हमारे पास है, उपयोग करने की क्षमता हमारे पास है, लेकिन आवश्यक तकनीकी अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो उसके लिए आवश्यक तकनीकी है वो उपलब्ध नहीं है। जैसे जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होती है, लेकिन हाइड्रोजन की उपयोग करने की तकनीकी व्यवस्था सीमित है। तो हाइड्रोजन को कैसे उपयोग किया जाए, उसकी तकनीकी व्यवस्था अभी सीमित है, इसलिए ये हो गया भंडार। अब हम बात करते हैं इसके चौथे प्रकार की, संचित कोष। अब संचित कोष संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो भी उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि तकनीकी उपलब्ध है, उपयोग भी हो रहा है और तकनीकी भी उपलब्ध है, लेकिन उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस ऐसे संसाधन को संचित कोष कहते हैं। इसका नाम ही क्या है? संचित कोष, मतलब भविष्य के लिए संचित रखा गया है कोष में। तो ऐसे संसाधन जो अभी उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि तकनीकी उपलब्ध है, लेकिन उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। उदाहरण के लिए, नदी से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है बड़ी मात्रा में। नदियों के द्वारा डैम बनाकर बड़ी मात्रा में विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसका सीमित उपयोग होता है नदी जल का विद्युत उत्पादन में। विद्युत उत्पादन में नदी जल का सीमित उपयोग इसलिए होता है ताकि अगर अकाल आ जाए, बारिश ना हो, ऐसा कुछ हो जाए तो हम जल के लिए या जल संकट का सामना ना करना पड़े, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, नहीं तो जल संकट आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है विकास की अवस्था के आधार पर चारों प्रकार के संसाधन आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। वहां पर पढ़ेंगे हम संसाधनों का विकास, उसके बाद सतत पोषणी विकास।